students, we were discussing about the chapter reproduction in flowering plants, and we have covered microsporangium and its and its formation. Now today we are going to discuss about the megasporangium. So students, let us start. The The gynoecium represent the female reproductive part of flower. We all know that the pistil or the female part of a flower is known as gynoecium. So it's a reproductive part of a flower, that is a female reproductive part. The gynoecium may consist of a single pistil. gynoecium में या तो एक ही पिस्टल हो सकती है, सिंगल पिस्टल वाली अगर गाइनीशियम है तो हम इसको बोलेंगे मोनोकार्पिलरी। सिंगल पिस्टल अगर है तो हम बोलेंगे इसे मोनोकार्पिलरी। कार्पिल भी बोल सकते हैं हम पिस्टल को, इसीलिए से मोनोकार्पिलरी बोल रहे हैं। और मे हैव मोर देन वन पिस्टल, अगर बहुत एक से ज़्यादा पिस्टल हैं तो हम इसे मल्टी कार्पिलरी कह रहे हैं। अगर मोर देन वन पिस्टल है तो ये मल्टी कार्पिलरी फ्लावर कहलाएगा। व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टल मे बी फ्यूज टुगेदर, अगर पिस्टल्स एक से ज़्यादा हैं तो हो सकता है कि पिस्टल्स फ्यूज्ड हों, आपस में एकदम फ्यूज हो चुकी हों, जुड़ी हुई हों, तो हम ऐसे ही पिस्टल को बोलते हैं सिनकार्पस। और मे बी फ्री, या फिर वो पिस्टल्स फ्री हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं उनके जहाँ से वो अराइज हुई हैं वहाँ से, तो ऐसे में हम इन्हें कह सकते हैं एपोकार्पस। ईच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट्स। सबको पता है हमको कि एक पिस्टल के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये स्ट्रक्चर एक बार आप रिकॉल कर लेंगे। ये एक पिस्टल है तो ये वाला जो पोर्शन है ये होता है स्टिग्मा, जहाँ पे पोलन ग्रेन आएगा। ये जो पूरा पोर्शन है इसकी जो लेंथ है ये स्टाइल है, एंड ये जो स्वेलन पोर्शन है ये ओवरी है। स्टिग्मा सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म। स्टिग्मा क्या काम कर रहा है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म का मतलब जो पोलन ग्रेन है वो आकर उस पर लैंड करेगा, गिरेगा, उसी पर अटैच होगा। स्टाइल एक इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट है बीनीथ द स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे। द बेसल बल्ज्ड, जो स्वेलन या फूला हुआ जो पार्ट है पिस्टल के अंदर, वो ओवरी कहलाता है। इनसाइड द ओवरी इज ओवेरियन कैविटी। इस ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी है। ये अंदर जो कैविटी है इसको हम लोक्यूल कहते हैं। इस पूरी कैविटी को क्या कहेंगे हम? इसको हम कहेंगे लोक्यूल। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, और इसी कैविटी के अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट रहता है। रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू स्टडीड इन क्लास 11th, जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था। प्लेसेंटेशन के बारे में वो हमने क्या पढ़ा था प्लेसेंटेशन के बारे में, कि जिस तरीके से इसके अंदर ओव्यूल्स अरेंज रहते हैं, कैसे अटैच होते हैं, वही उसका प्लेसेंटेशन होता है। मोर देन वन ओव्यूल भी हो सकते हैं, वो हम 11th क्लास से देखेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ जो है ये पार्ट्स दिए हुए हैं, कुछ टाइप के आपको ओवरीज यहाँ पिस्टल्स दिखाई हुई हैं, तो उसको हम समझने की यहाँ पे करेंगे कोशिश। आप ये देखिए, सबसे पहले अडाइसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस, जो गुड़हल का फूल होता है हिबिस्कस, उसकी पिस्टल दिखाई गई है। एंड अदर फ्लोरल पार्ट हैव बीन रिमूव्ड, जो भी उसके जो इसकी पेटल्स, सेपल्स और जो भी पार्ट्स थे उसके, वो हटाकर केवल पिस्टल को यहाँ पे छोड़ा गया है। और आपको दिखाया है कि ये देखिए, ये स्टिग्मा वाला पोर्शन है, ये स्टाइल है,
और यहाँ पे ओवरी है और ओवरी जुड़ी हुई है थैलेमस से और इसी के अंदर है लोक्यूल जिसमें प्लेसेंटा होता है। मल्टी कार्पेलरी, अभी हम बात कर रहे थे बहुत सारे कार्पेल वाले, तो मल्टी कार्पेलरी ये दे रखा है यहाँ पे। पेपेवर, पेपेवर जो प्लांट है या पॉपी प्लांट हम जिसे कहते हैं, उसमें आप देखो मल्टी कार्पेलरी है और सिनकार्पस है। सिनकार्पस का हम पढ़ रहे थे, सिनकार्पस मतलब पिस्टल्स ज्वाइन हो जाए, फ्यूज हो जाए आपस में। तो ये देखिए आप यहाँ पे इसकी सिनकार्पस ओवरी है और सारी पिस्टल अटैच हैं, कोई पता नहीं चल रहा है, और सीधे फिर स्टिग्मा यहाँ पर है। अगर हम मल्टी कार्पिलरी की बात करें, एपोकार्पस जिसमें कि पिस्टल्स फ्री हैं, तो ये माइशीलिया के अंदर दे रखा है। इसमें बहुत सारी कार्पल्स का मतलब पिस्टल्स हैं। मैंने आपको बताया था पिस्टल का दूसरा नाम कार्पिल भी हो सकता है। तो आप देखिए कितनी बहुत सारी कार्पल हैं। प्लांट का नाम है माइशीलिया। एक डायग्रामेटिक व्यू आगे दे रखा है आपको, टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल, ओव्यूल का डायग्राम दे रखा है आपको, जनरली जो कि प्लांट्स के अंदर होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पोर्शन है पूरा, ये जो हमारी ओवरी है प्लांट की, जैसे ऊपर ये चला जाएगा, आप समझ पा रहे हैं, मैंने ये ड्रॉ किया है ये, तो इसके अंदर जो है ये है, और यहाँ ये जो है ये प्लेसेंटा से अटैच है। ये लोक्यूल के अंदर प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से ये अटैच है, और ये हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। और यहाँ जो ओव्यूल है ये किससे, जो ओव्यूल है हमारा वो प्लेसेंटा से जो जुड़ता है, कौन उसे कनेक्ट करता है, उसका कनेक्शन को हम बोलते हैं फ्यूनिकल। और ये जो हाइलम है ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ओव्यूल को जोड़ता है। इसके बाद में ये वाले जो पोर्शंस हैं, ये वाले, ये जितना कवर किया हुआ है, इनको हम बोलते हैं इंटेगुमेंट। 2 इंटेगुमेंट हैं इसके अंदर, एक भी हो सकता है और भी ज़्यादा हो सकते हैं। बाहर का इंटेगुमेंट है आउटर, इनर इंटेगुमेंट है। इसके अंदर जो पोर्शन है ये वाला सेल्स का पूरा एक बंच है, इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस के बीच में है एम्ब्रियोसैक, और यहाँ पर ये देखो आप, यहाँ इंटेगुमेंट्स नहीं है ये वाले पोर्शन में, इसी को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। और ये वाला पोर्शन हो गया माइक्रोपाइलर पोल, क्योंकि ये माइक्रोपाइल के सामने वाला पोलैरिटी देखें तो ये माइक्रोपाइलर वाला पोल है ये। और यहाँ जो दूसरा वाला पोर्शन है ये, इसे हम बोलते हैं चेलेजल पोल। तो जब जो पोलन ग्रेन जब पोलन ट्यूब बनाकर आता है, तो ये जो चेलेजल पॉइंट है ये यहाँ से, ये अपने इधर से उसको अलाउ नहीं करता है कि वो यहाँ से आकर और ओव्यूल के साथ में फ्यूज़ करे, जबकि वो बाहर से जाकर और माइक्रोपाइलर एंड से ही वो न्यूक्लियस जो है वो अंदर एंटर करता है। जो पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है वो माइक्रोपाइलर एंड से ही आकर अंदर एंटर करता है, ना कि चेलेजल से। चेलेजल को हमने जब समझा था तो हमने ऐसा समझा था कि चेलेजल बोल रहा है कि यहाँ से चले जा, तो वो वहाँ से चला जाएगा, उधर से उसको कोई एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन माइक्रोपाइल से ही उसको अंदर एंट्री मिलेगी। यहाँ दे रखा है आपको, अराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया। जो प्लेसेंटा से अराइज होंगे वो मेगास्पोरेंजिया कहलाएंगे। मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स, ओव्यूल्स को मेगास्पोरेंजिया कहा गया है। पोलन ग्रेन साइज वाइज बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए उन्हें माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। ओव्यूल्स कंपेरेटिवली बड़े हैं, मेगास्पोरेंजिया कहलाते हैं। फीमेल जो गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा।
द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी वन। हर एक ओवरी के अंदर नंबर ऑफ ओव्यूल्स जो है वो एक हो सकता है, जैसे कि वीट, एक ही दाना आपने देखा है, एक उसमें बनता है। पैडी यानी कि राइस, मैंगो। अगर हम देखें कि बहुत सारे ओव्यूल्स हैं तो पपाया देख सकते हैं, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स। द माइक्रोस्पोरेंजियम or ovule. Let us familiarize ourselves with the structure of typical angiosperm ovule. एंजियोस्पर्म का जो ओव्यूल है उसका स्ट्रक्चर हम समझेंगे, जैसे अभी मैंने आपको समझाया था ऊपर। ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर, ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ ए स्टॉक दैट इज फ्यूनिकल। फ्यूनिकल स्टॉक से वो जुड़ा हुआ है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर था, बताया था। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज्ड विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। हाइलम रीजन पे बॉडी फ्यूज होती है। आप देखेंगे यहाँ पर फ्यूनिकल ने प्लेसेंटा से जोड़ा है और हाइलम पर ओव्यूल की जो बॉडी है ये हाइलम फ्यूनिकल से अटैच करता है। ये the ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called funicle. The body of the ovule fused with funicle region is known as hilum. Thus the hilum represent the hilum क्या है, एक junction है between ovule and funicle. Each ovule has one or two protective envelopes called integuments. ऐसे अभी बताए थे, ये ऐसे जो स्ट्रक्चर थे, इसी तरीके का जो स्ट्रक्चर था, तो ये जो है ये वाले ये इंटेगुमेंट हैं, ये इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट ओवरी को प्रोटेक्ट करते हैं, एनवेलप हैं। इंटेगुमेंट्स एनसर्कल द ओव्यूल एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। ये जो ओपनिंग थी माइक्रोपाइल, इसके बारे में बात करें, ये माइक्रोपाइल ओपनिंग है, इज ऑर्गेनाइज्ड अपोजिट माइक्रोपाइलर एंड इज चिलेजा। यहाँ पे जो एंड है ये चिलेजा है, रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का बेस पार्ट जो है वो बेसल पार्ट बनाता है। एंक्लोज विद इन द इंटेगुमेंट इज अ स्मॉल मास ऑफ सेल कॉल्ड न्यूसेलस। उन्होंने बताया कि ये जो पूरा सेल्स का पूरा मास है इसको न्यूसेलस कहते हैं। और इसके अंदर क्या है, सेल्स ऑफ द न्यूसेलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। इनके पास बहुत सारा फूड मटेरियल होता है। लोकेटेड इन द न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर कौन लोकेटेड है, एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमीटोफाइट। ये जो अंदर जो पोर्शन था इसे हम फीमेल गैमीटोफाइट या एम्ब्रियो सैक कह सकते हैं। एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक। एक ओव्यूल के अंदर जनरली एक ही एम्ब्रियो सैक होता है। फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर, ये जो पूरा है मेगास्पोर थ्रू रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन कौन सा होता है, रिडक्शन डिवीजन हम मियोसिस को कहते हैं और इक्वेशनल डिवीजन हम माइटोसिस को कहते हैं। तो मियोसिस है, अब है मेगास्पोरेंजेनेसिस। मेगास्पोर किस तरीके से बनाए जाएंगे, megasporogenesis. The process of formation of megaspore from megaspore mother cell is called megasporogenesis. मेगास्पोर किससे बन रहे हैं, मेगास्पोर मदर सेल से। सी से इन्होंने इसको डिनोट किया है, सॉरी। मेगास्पोर मदर सेल ही मेगास्पोरोजेनेसिस करके मेगास्पोर बनवाएगी। मेगास्पोर किससे बनेगा, उसकी मदर सेल से, तो मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर बनवाएगी। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। ओव्यूल्स डिफरेंशिएट होते हैं, एक ही मेगास्पोर मदर सेल बनाते हैं इन द माइक्रोपाइलर रीजन। माइक्रोपाइल वाला रीजन जो था वहां पर
ये देखो माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड है। यहाँ पे इंटेगुमेंट्स ऐसे ऐसे लगे रहेंगे। ये पूरा ओवरी का स्ट्रक्चर ऐसे चला जाएगा ऊपर। समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से आपको, ठीक है। और ये चेलेजल वाला पॉइंट है। तो माइक्रोपाइलर एंड पे न्यू सेलस, थोड़ा सा और ऊपर ग्रोथ थी, न्यू सेलस में से सेल, न्यू सेलस माइक्रोपाइलर एंड पर ही मेगास्पोर एक मदर सेल जो है वो जर्मिनेट कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ही सेल जो है वो बना है, एक ही एमएमसी माइक्रो मेगास्पोर मदर सेल बना है, एक ही एमएमसी जो है वो बना है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ जो है आप देखेंगे कि यहाँ डिवीज़न हो जाएगा इसका। तो मेगास्पोर डायड बन गया, डायड मीन्स टू, डायड मीन्स टू, तो 2 सेल बन गए यहाँ पर। उसके बाद ये दोनों सेल ने फिर डिवाइड किया, तो यहाँ पे ये 4 सेल बन गए। तो मेगास्पोर टेट्राड बन गया, टेट्रा मीन्स 4 आप जानते हैं। तो मेगास्पोर टेट्राड बन गया। और आप देख रहे हैं ये एकदम सीरियल में बन रहे हैं, लाइन वाइज। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर वही सेल जो हैं वो डेवलप हुए हैं। इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी। आप देखिए इधर से लास्ट हमने लाइन छोड़ी है, ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट a single megaspore mother cell in micropylar region, in micropylar region of nucellus, nucellus के micropylar region में एक मेगास्पोर मदर सेल बनता है। It contains large cell containing dense cytoplasm, एक लार्ज सेल बनता है ये, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो काफ़ी डेंस है। एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस काफ़ी दिखाई देता है। द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, जो इन्होंने रिडक्शन डिवीजन या रिड्यूसिंग डिवीजन बताया था वो मियोटिक डिवीजन है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस? मियोसिस की ज़रूरत क्यों है मेगास्पोर मदर सेल को? इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हम जानते हैं कि अभी तक सारा जो ओव्यूल के जो सेल हैं, जो ओवरी के जो सेल हैं, जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डिप्लॉयड है, और हमें जो गैमीट चाहिए वो हैप्लॉइड कंडीशन में चाहिए, इसीलिए इसको मियोसिस करनी पड़ती है। मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स। हमने देखे थे मेगास्पोर टेट्राड बन गया था, तो 4 मेगास्पोर्स बन गए। अब फीमेल गैमीटोफाइट कैसे जर्मिनेट हो रहा है उसको देखते हैं हम। इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल 3 डीजेनरेट। फ्लावरिंग प्लांट्स में मैक्सिमम जो टाइप के जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें वो जो 4 मेगास्पोर्स बने थे उनमें से केवल 1 मेगास्पोर जो है वो फंक्शनिंग रहेगा, बाकी जो 3 हैं वो डीजेनरेट हो जाएंगे। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमीटोफाइट, और जो फंक्शनल मेगास्पोर है वही फीमेल गैमीटोफाइट यानी वही एम्ब्रियोसैक बनाएगा, सिर्फ एक बनाएगा उनमें से जो कि फंक्शनल है। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक मतलब केवल एक मेगास्पोर मदर सेल बना और उसी से एम्ब्रियोसैक बना, इसीलिए हम इसे मोनोस्पोरिक कहेंगे। What will be the ploidy of the cell of the nucellus? न्यूसेलस के सेल्स की प्लॉइडी क्या रहेगी? डिप्लॉयड होंगे। एमएमसी की प्लॉइडी क्या है? डिप्लॉयड होंगे। फंक्शनल मेगास्पोर क्योंकि मियोसिस के बाद बनाए, हमने देखा 4 सेल बन गए उसके बाद बनाए, तो वो जो होगा वो कैसा होगा? वो होगा हैप्लॉइड। एंड फीमेल गैमीटोफाइट यानी एम्ब्रियोसैक क्योंकि वो उसी से बना है तो वो भी कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। नेक्स्ट देख रहे हैं हम, लेट अस स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक की फॉर्मेशन जो है
और थोड़ा डिटेल्स में बताई गई है। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर, जो फंक्शनल मेगास्पोर एक रह गया था उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। अब डिवीजन कैसा है, माइटोसिस है, यानी इक्वेशनल डिवीजन है, यानी अगर वो तो हैप्लॉइड कंडीशन में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रह गए, उसके आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह गए हैं, तो अब जो भी डिवाइड करेगा वो उनमें आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रहेगा टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। एक मेगास्पोर ने माइटोसिस से डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस बनाए विच मूव टू द अपोजिट पोल्स पे चले गए, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। कितने न्यूक्लियस हो गए एम्ब्रियो सैक में, 2। उस इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पर न्यूक्लियस का जो है वो डिवीज़न पहले होता है और जो सेल का जो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न है वो उसके बाद में लेट होता रहता है। तो यहाँ पर पहले न्यूक्लियस की इन्होंने बात कर ली है। द 2 more sequential mitotic nuclear divisions result in formation of 4। अब ये जो 2 न्यूक्लियसेस बने थे एम्ब्रियो सैक के, अब ये 4 में डिवाइड होंगे फिर से माइटोसिस के थ्रू, एंड ये जो 4 हैं ये 8 न्यूक्लिएट स्टेजेस में डिवाइड हो जाएंगे फिर से माइटोसिस के ही थ्रू, और 8 न्यूक्लियस का एम्ब्रियो सैक बनाएंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट की बात ये है जो कि आपको नोट करनी है, दैट these mitotic division are strictly free nuclear, that is nuclear division are not followed immediately by cell wall formation। वो जो सेल वॉल फॉर्मेशन होती है यानी अलग उनका साइटोप्लाज्म सेपरेट होके अलग अलग सेल बन जाते हैं न्यूक्लियस के बाद में, तो वो आराम से होता रहता है। न्यूक्लियस पहले अपने डिवाइड होते रहते हैं, जस्ट उनके तुरंत बाद ये सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज, जब 8 न्यूक्लिएट स्टेज आ जाती है यानी कि एम्ब्रियो सैक में जब 8 न्यूक्लियसेस बन गए हैं उसके बाद सेल वॉल्स जो हैं वो बनने शुरू होती हैं, लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमीटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक, ताकि एक टिपिकल फीमेल गैमीटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कर पाएँ। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में हमें ये देखना है कि सेल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियसेस, 8 न्यूक्लियसेस में से 6 जो हैं वो सेल वॉल से सराउंड हो जाते हैं, 2 ऐसे रह जाते हैं जिनके पास में कोई सेल वॉल नहीं बनती है, रिमेनिंग 2, और जो रह जाते हैं जिनकी सेल वॉल नहीं बनती उन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। सिचुएटेड बिलो द एग apparatus इज द लार्ज सेंट्रल सेल। लार्ज सेंट्रल सेल के अंदर में लोअर साइड में एग apparatus होता है, एंड देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल विद इन द एम्ब्रियो, वो हम अभी देखते हैं ऊपर। यहाँ पर आइए, ये देखो हमने यहाँ तक समझ लिया था, सेल डिवीज़न हुआ, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस के थ्रू डिवाइड कर रहा है, सीरीज में डिवाइड कर रहा है और अरेंज कर लिया उसने अपने आप को सीक्वेंस वाइज, और यहाँ पर जो है 4 सेल आपको दिख गए जिसमें से एक ही फंक्शनल होगा और बाकी 3 जो मेगास्पोर होंगे वो डीजेनरेट यानी कि ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद हम आ रहे हैं, ये न्यूसेलस के अंदर ही कहानी चल रही है, ये न्यूसेलस है इसके अंदर कहानी चल रही है। हमने बोला मेगास्पोर जो है अब वो 2 में डिवाइड हो गया माइटोसिस से, उन्होंने बताया था कि माइटोसिस से 2 में डिवाइड हो गया, और आप देखो यहाँ पे कोई सेल वॉल इनकी सेपरेट नहीं बनी है, ऐसी कोई सेल वॉल नहीं बनी है। अब ये पोलैरिटी वाइज एक ऊपर चला गया एक नीचे चला गया और इन दोनों ने वहाँ पे आके डिवाइड कर लिया, तो 4 न्यूक्लिएट स्टेज हो गई। अब उन्हीं दोनों ने फिर से और डिवाइड किया तो 8 न्यूक्लिएट स्टेज हो गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ऊपर आप देखिए ऊपर की तरफ में 3 न्यूक्लियसेस चले गए हैं और इनकी सेल वॉल सबकी बन गई। ये देखो एक इसके लिए सेल वॉल बन गई, एक इसके लिए बन गई, एक इसके लिए बन गई, 3 सेल वॉल बन गई सबकी। यहाँ पर देखेंगे ये बीच के जो 2 न्यूक्लियसेस हैं इनकी कोई सेल वॉल ही नहीं बनी, इनकी कोई सेल वॉल नहीं बनी। सेंट्रल सेल, ये जो सेल है ये पूरा सेंट्रल सेल कहला रहा है, इसके अंदर 2 सेल ऐसे हो गए जिनकी न्यूक्लियसेस ऐसे हो गए जिनकी सेल वॉल नहीं बनी, इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और कितने होते हैं ये, 2।
इसके अपोजिट में जो 3 और न्यूक्लियसेस चले गए ये बन गए हमारे एंटीपोडल सेल। अब आप देखेंगे ये चलाजल एंड है, चलाजल एंड की तरफ जो बने हैं वो हैं एंटीपोडल्स। अब इन्होंने इस डायग्राम को जो है वो टर्न कर दिया, अपराइट कर दिया। अब इसको ये एंटीपोडल्स यहाँ पे दिखा दिए। 3 एंटीपोडल्स हैं, तीनों की अपनी सेपरेट सेल वॉल हो गई, ऊपर की तरफ बन गए, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियस आ गए, ये सेंट्रल सेल है। यहाँ पे 3 ये जो वॉल बनी थी ये हैं, इनमें से 2 जो हैं वो क्या कहलाएंगे, सिनर्जिड्स कहलाएंगे, एंड एक जो होगा वो होगा एग। तो न्यूक्लियसेस अगर हम गिने तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियसेस हो गए। लेकिन अगर हम सेल गिने तो सेल कितने हैं, सेल होंगे, सेल वॉल जब बन जाएगी तो 1 सेल, 2 3 4 5 6 और ये पूरा एक के अंदर है ये दोनों 7, तो 7 सेल हैं यहाँ पर और 8 न्यूक्लियस है। 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियस स्टेज बन गई है एम्ब्रियो सैक के अंदर। इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। ये वाला जो पोर्शन है जिस तरफ एग सेल चला गया है वो माइक्रोपाइलर एंड है, जहाँ पे इंटेगुमेंट्स नहीं है। ये फिलीफॉर्म एपरेटस है। ये इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये जो है एंट्री देता है, जो स्पर्म जो पोलन ट्यूब आती है उसमें जो न्यूक्लियसेस हैं, तो ये पोलन ट्यूब को एंट्री देता है यहाँ से जाने के लिए, ताकि वो एग के पास में पहुँच पाए न्यूक्लियसेस। आगे चलते हैं फिर। ये वाला देख लेंगे इसको। देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल विद इन द एम्ब्रियो, 3 सेल्स ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर। आपको पता है, याद है आपको, माइक्रोपाइलर एंड पे एग एपरेटस है, यानी कि वहाँ पे एग सेल भी है और 2 सिनर्जिड सेल्स हैं। एक एग सेल है और 2 सिनर्जिड सेल्स हैं। सिनर्जिड हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग, उनकी सेलुलर थिकनिंग कुछ अलग से है। माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि फिलीफॉर्म एपरेटस यानी कि सिनर्जिड्स में ही जो सेलुलर थिकनिंग है माइक्रोपाइलर टिप की तरफ में, उसको फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं, विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स के थ्रू वो एग तक पहुंचती है। तो जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ये उसको एक रास्ता देते हैं ताकि एग तक वो पोलन ट्यूब से जो न्यूक्लियस है वो पहुंचे। 3 सेल्स आर एट द चलेजल एंड, जो 3 सेल हैं वो आपने देखा था ऊपर, एंटीपोडल्स जो थे वो चलेजल एंड की तरफ थे। द लार्ज सेंट्रल सेल इज मेंशन्ड अर्लियर हैज 2 पोलर न्यूक्लियस। सेंट्रल सेल जो रह गया है उसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियसेस हैं, इसीलिए एक टिपिकल एंजियोस्पर्म की जो एम्ब्रियो सैक है वो मैच्योर होने के बाद 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल्ड कही जाती है। Okay, that's all.